इस देश की आत्मा उसके जंगलों में बसती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे दिल्ली की ऊंची इमारतों से देखना मुश्किल है। इन्हीं जंगलों में, जहां साल और महुआ के पेड़ आसमान से बातें करते हैं, एक और भारत सांस लेता है। ये वह भारत है जो विकास के चमकदार विज्ञापनों में नहीं दिखता। यह उन आदिवासियों का भारत है जिनकी जमीन, जल और जंगल उनसे छीने जा रहे हैं। और इसी अन्याय की कोख से एक संघर्ष ने जन्म लिया है जिसे दुनिया नक्सलवाद के नाम से जानती है। यह केवल गोलियों और बारूद की कहानी नहीं है। यह उम्मीद, निराशा, अस्तित्व और अस्मिता की कहानी है जो दशकों से भारत के हृदय स्थल में गूंज रही है। आज 2025 की तपती दोपहर में यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। सरकार इसे आतंकवाद कहती है और इसे जड़ से खत्म करने का प्रण लेती है। मीडिया इसे देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन जंगल के भीतर यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। यह उन लोगों का संघर्ष है जो मानते हैं कि व्यवस्था ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया है। उनके लिए हथियार उठाना कोई शौक नहीं, बल्कि आखिरी विकल्प है। यह कहानी उन कारणों को समझने की एक कोशिश है जो किसी इंसान को बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते हैं। यह उन अदृश्य रेखाओं को देखने का प्रयास है जो एक नागरिक को विद्रोही में बदल देती है। यह निबंध 2024 और 2025 के हालिया घटनाक्रमों के चश्मे से इस जटिल संघर्ष को देखने का एक प्रयास है। इन वर्षों में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन कागर जैसे बड़े अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में सैकड़ों जानें गई हैं, जिनमें विद्रोही, सुरक्षाकर्मी और वे आम आदिवासी शामिल हैं जो दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। लेकिन क्या मौतों की गिनती से किसी आंदोलन को खत्म किया जा सकता है? क्या गोलियों की आवाज उन सवालों को दबा सकती है जो इस आंदोलन को जन्म देते हैं? यह कहानी सत्ता के गलियारों और जंगल के गलियारों के बीच के फासले को पाटने की एक यात्रा है। हम इस संघर्ष की परतों को खोलेंगे। हम इसकी उत्पत्ति को समझेंगे जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुई थी। हम उस विचारधारा को जानेंगे जो इसे प्रेरित करती है और उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे जो इसे आज भी जीवित रखे हुए हैं। हम उन मानवाधिकारों के हनन पर भी नजर डालेंगे जो इस युद्ध का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। यह केवल एक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और एक अनसुलझे प्रश्न का दस्तावेजीकरण है। क्या न्याय के बिना शांति संभव है? क्या भारत अपने ही बच्चों के खिलाफ युद्ध जीतकर वास्तव में जीत सकता है? हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। भारत में माओवादी आंदोलन की चिंगारी 1967 में पश्चिम बंगाल के एक अनजान से गांव नक्सलबाड़ी में भड़की थी। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि दशकों से सुलग रहे असंतोष का विस्फोट था। उस समय भूमिहीन किसान और आदिवासी जमींदारों और साहूकारों के क्रूर शोषण तले दबे हुए थे। उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था और उनकी मेहनत की कमाई ब्याज के बोझ तले खत्म हो रही थी। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना। यह विद्रोह भूमि पर अधिकार की एक सीधी और सरल मांग थी। इस विद्रोह का नेतृत्व चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे कट्टर कम्युनिस्ट नेताओं ने किया। वे मानते थे कि भारतीय राज्य का चरित्र सामंती और पूंजीवादी है और इसे केवल सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही बदला जा सकता है। उन्होंने चीन के महान नेता माओ त्से-तुंग के विचारों को अपना मार्गदर्शक बनाया। माओ का सिद्धांत था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। नक्सलबाड़ी के किसानों ने इसी सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने जमींदारों से जमीनें छीनकर भूमिहीनों में बांटना शुरू कर दिया और राज्य के प्रतीकों पर हमला किया। यह एक स्थानीय विद्रोह था, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। नक्सलबाड़ी की आग जल्द ही आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। यह उन सभी जगहों पर पहुंची जहां गरीबी, शोषण और सरकारी उदासीनता चरम पर थी। 1969 में इस आंदोलन को एक संगठनात्मक ढांचा देने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPI-AML का गठन किया गया। चारू मजूमदार ने तर्क दिया कि भारत एक अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक देश है और यहाँ की क्रांति का रास्ता
चीन की तरह ही ग्रामीण इलाकों से शहरों को घेरने का होगा। इस विचार ने हजारों आदर्शवादी युवाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि 70 के दशक में सरकार ने इस आंदोलन पर निर्मम कार्रवाई की। हजारों कार्यकर्ताओं को मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया। चारू मजूमदार की 1972 में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई और आंदोलन कई छोटे छोटे गुटों में बिखर गया। कई लोगों ने मान लिया कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन यह एक भूल थी। चिंगारी बुझी नहीं थी, वह केवल राख के नीचे दबी हुई थी। जब तक शोषण और अन्याय की परिस्थितियां मौजूद थीं, तब तक विद्रोह की संभावना भी जीवित थी। ये केवल एक नए रूप में और एक नई जगह पर फिर से उभरने का इंतजार कर रही थी। नक्सली आंदोलन की वैचारिक रीढ़ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद है। यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि दुनिया को देखने और उसे बदलने का एक संपूर्ण दर्शन है। इसके केंद्र में वर्ग संघर्ष की धारणा है, यानी समाज शोषक और शोषित वर्गों में बंटा हुआ है। मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीपति वर्ग मजदूरों और किसानों का शोषण करके मुनाफा कमाता है। लेनिन ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए साम्राज्यवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पूंजीवादी देश अपने मुनाफे के लिए दूसरे देशों का शोषण करते हैं। माओ ने इस दर्शन को चीन की विशिष्ट परिस्थितियों में लागू किया और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति विकसित की। भारतीय माओवादियों ने इसी वैश्विक विचारधारा को भारत के यथार्थ पर लागू करने की कोशिश की। उनका मानना है कि आज़ादी के बाद भी भारत की सामाजिक संरचना नहीं बदली है। यहाँ बड़े जमींदार, नौकरशाह और बड़े पूंजीपति विदेशी निगमों के साथ मिलकर देश के संसाधनों को लूट रहे हैं। उनका तर्क है कि संसदीय लोकतंत्र एक धोखा है, जो अमीरों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस व्यवस्था में चुनाव, अदालतें और कानून सभी शोषक वर्ग के औजार हैं। इसलिए इस दमनकारी राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए एक लंबे सशस्त्र संघर्ष की जरूरत है, जिसे वे जनयुद्ध कहते हैं। माओवाद की रणनीति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित है। वे घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों को अपना आधार बनाते हैं, जहां सरकारी मशीनरी की पहुंच कमजोर होती है। वे मछली की तरह जनता के समुद्र में तैरने के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे स्थानीय आबादी, खासकर आदिवासियों और दलितों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे उनकी समस्याओं जैसे भूमि विस्थापन, पुलिसिया अत्याचार और भ्रष्टाचार को उठाते हैं और खुद को उनके रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे अपनी जनताना सरकार, जनता की सरकार चलाते हैं, जहां वे अपनी अदालतें लगाते हैं, कर वसूलते हैं और विकास के कुछ काम भी करते हैं। हालांकि इस विचारधारा की अपनी सीमाएं और अंतर्विरोध हैं। आलोचकों का तर्क है कि माओवादी एक हिंसक और अलोकतांत्रिक दर्शन में विश्वास करते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करता। वे अक्सर उन लोगों पर भी क्रूरता करते हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं होते, जिनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। वे विकास परियोजनाओं जैसे स्कूल, सड़कें और अस्पतालों को नष्ट कर देते हैं, यह तर्क देते हुए कि ये राज्य के नियंत्रण को मजबूत करते हैं। इस प्रक्रिया में वे उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी वे सेवा करने का दावा करते हैं। यह विचारधारा, जो कभी मुक्ति का सपना दिखाती थी, आज कई लोगों के लिए दमन और भय का पर्याय बन गई है। यदि नक्सलबाड़ी आंदोलन का जन्म स्थान था, तो छत्तीसगढ़ का बस्तर आज उसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गढ़ बन गया है। यह विशाल, घना और खनिज संपदा से भरपूर जंगल दशकों से माओवादी विद्रोह का केंद्र रहा है। लेकिन 2024 और 2025 के वर्षों ने इस संघर्ष को एक नए और खूनी मोड़ पर ला दिया है। केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त भारत के अपने लक्ष्य के तहत इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन कागर या ऑपरेशन जीरो के नाम से जाना जाता है। इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य माओवादी आंदोलन को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकना है। इस अभियान के तहत 60,000 से अधिक सुरक्षा बलों को बस्तर के जंगलों में तैनात किया गया है। इनमें सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जैसे विशेष बल शामिल हैं।
सरकार ने रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब वे केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि माओवादियों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में घुसकर आक्रामक हमले कर रहे हैं। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें नाइट विजन वाले ड्रोन, थर्मल इमेजिंग सेंसर और उन्नत संचार उपकरण शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने जंगलों के अंदरूनी हिस्सों में 40 से अधिक नए कैंप स्थापित किए हैं, जिससे माओवादियों की आवाजाही और आपूर्ति लाइनों को काट दिया गया है। इस नई रणनीति के परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 16 महीनों में 400 से अधिक माओवादी मारे गए हैं, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में एक बड़ी छलांग है। 2024 माओवादियों के लिए सबसे घातक वर्षों में से एक साबित हुआ। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता मई 2025 में मिली, जब एक भीषण मुठभेड़ में माओवादियों के सर्वोच्च नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज सहित 27 वरिष्ठ कैडर मारे गए। गृह मंत्रालय ने इसे आंदोलन के ताबूत में आखिरी कील बताया। माओवादी संगठन नेतृत्व संकट, घटती भर्ती और हथियारों की कमी से जूझ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक और कहानी छिपी है। मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इन अभियानों के दौरान मारे गए कई लोग निर्दोष आदिवासी हैं, जिन्हें फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया गया। उनका कहना है कि सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करना चाहती है, ताकि खनन कंपनियों के लिए रास्ता साफ हो सके। बस्तर आज एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है, जहां हर आदिवासी को शक की नजर से देखा जाता है। मारने वाला भी आदिवासी डीआरजी जवान है और मरने वाला भी आदिवासी, ग्रामीण या नक्सली। और इस खूनी खेल में असली विजेता कौन है, यह सवाल बस्तर के जंगलों में गूंज रहा है। एक नक्सली का जीवन कैसा होता है? यह निरंतर भय, अनिश्चितता और कठोर अनुशासन से भरा जीवन है। वे समाज की मुख्य धारा से कटकर घने जंगलों की छाया में रहते हैं, जहां हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। उनकी सुबह सूरज उगने से पहले शुरू हो जाती है, शारीरिक प्रशिक्षण और राजनीतिक कक्षाओं के साथ। उन्हें गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें सिखाई जाती हैं, घात लगाकर हमला करना, आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाना और दुश्मन से बचकर निकलना। उनका जीवन बेहद सादा होता है। थोड़ा सा चावल, दाल और जंगल से मिले कंद मूल ही उनका भोजन है। वे लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ताकि सुरक्षा बल उन्हें पकड़ न सके। उनके संगठन का ढांचा एक सेना की तरह होता है, जिसमें एक सख्त पदानुक्रम होता है। सबसे ऊपर पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति होती है, जो रणनीति और नीतियां बनाती है। फिर जोनल और राज्य समितियां होती हैं, और सबसे निचले स्तर पर दलम या सशस्त्र दस्ते होते हैं, जो सीधे हमलों को अंजाम देते हैं। अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता है, जिसमें मौत की सजा भी शामिल हो सकती है। व्यक्तिगत इच्छाओं और पारिवारिक जीवन के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेम और विवाह जैसे फैसले भी पार्टी की अनुमति से ही लिए जा सकते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जहां व्यक्ति की पहचान समूह में विलीन हो जाती है। इस कठोर जीवन को चुनने के पीछे कई कारण होते हैं। अधिकांश कैडर आदिवासी और दलित समुदायों से आते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक गरीबी, शोषण और पुलिसिया दमन का सामना किया होता है। जब वे देखते हैं कि खनन परियोजनाओं के लिए उनकी जमीनें छीन ली गईं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और विरोध करने पर उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया गया, तो नक्सली आंदोलन उन्हें न्याय और सम्मान का एकमात्र रास्ता नजर आता है। पार्टी उन्हें सिखाती है कि उनकी सभी समस्याओं का कारण यह शोषक राज्य है, और इसे केवल हथियार उठाकर ही बदला जा सकता है। यह बदला लेने और एक बेहतर दुनिया बनाने का एक शक्तिशाली सपना होता है, लेकिन हकीकत अक्सर सपनों से बहुत अलग होती है। कई कैडर जल्द ही आंदोलन के क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरे से निराश हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ भी ऊंच नीच और भ्रष्टाचार है। निरंतर हिंसा और भय उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। कई लोग इस जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। आत्मसमर्पण करने पर उन्हें पुलिस के हाथों उत्पीड़न का डर होता है, और अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो उनके अपने ही साथी उन्हें मार सकते हैं।
इस तरह वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिससे निकलना लगभग असंभव होता है। उनका जीवन छाया में शुरू होता है और अक्सर छाया में ही समाप्त हो जाता है। यह कहना बहुत आसान है कि नक्सलवाद गरीबी और पिछड़ेपन के कारण है, लेकिन यह आधा सच है। संघर्ष का असली हृदय विकास की उस अवधारणा में छिपा है जो संसाधनों की लूट पर आधारित है। जिन इलाकों में नक्सली आंदोलन सबसे मजबूत है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वे भारत के सबसे गरीब इलाके हो सकते हैं, लेकिन वे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे अमीर भी हैं। इन जंगलों के नीचे लोहा, कोयला, बॉक्साइट और अन्य बहुमूल्य खनिजों का विशाल भंडार दबा हुआ है। और हाँ, यही खनिज संपदा इन आदिवासियों के लिए एक अभिशाप बन गई है। सरकार और बड़े कॉरपोरेट घराने इस क्षेत्र को विकास की नज़र से देखते हैं। उनके लिए ये जंगल और पहाड़ केवल खनन के स्रोत हैं, जिन्हें खोदकर देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है। 2000 के दशक के बाद जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में उछाल आया, तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने इन क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सरकारों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लेकिन एक समस्या थी, इन जमीनों पर लाखों आदिवासी सदियों से रहते आ रहे थे। उनके लिए यह केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके देवताओं का घर है। विकास की इस दौड़ में उन्हें अपनी जड़ों से विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया। यहीं पर माओवादियों को अपनी पैठ बनाने का मौका मिला। जब आदिवासियों ने शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी जमीन बचाने की कोशिश की, विरोध प्रदर्शन किए और अदालतों का दरवाजा खटखटाया, तो उन्हें अक्सर विकास विरोधी या राष्ट्र विरोधी करार दिया गया। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं और उन्हें झूठे मामलों में जेल में डाल दिया। ऐसे में माओवादी उनके रक्षक बनकर उभरे। उन्होंने नारा दिया, जल, जंगल, जमीन हमारा है। उन्होंने खनन कंपनियों के उपकरणों को जलाया, अधिकारियों को निशाना बनाया और उन आदिवासियों को संगठित किया जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। इस तरह संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई एक हिंसक संघर्ष में बदल गई। आलोचकों का तर्क है कि सुरक्षा बलों के अभियान का असली मकसद माओवादियों को खत्म करना नहीं, बल्कि कॉरपोरेट हितों के लिए रास्ता साफ करना है। यह कोई संयोग नहीं है कि अधिकांश नए पुलिस कैंप खनन क्षेत्रों के आसपास स्थापित किए गए हैं। 2005 में जब टाटा और एस्सार जैसी कंपनियों ने बस्तर में स्टील प्लांट लगाने की कोशिश की, तो सलवा जुडूम जैसे अभियानों के माध्यम से 600 से अधिक गांवों को खाली करा दिया गया था, जिससे 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए। आज भी जब सरकार नक्सलवाद के खात्मे की बात करती है, तो साथ ही साथ दर्जनों नए खनन ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा भी करती है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो संघर्ष के वास्तविक आर्थिक हृदय को उजागर करता है। जब राज्य अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, तो सच्चाई सबसे पहले हताहत होती है। बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे इस संघर्ष में मानवाधिकारों का उल्लंघन एक आम बात हो गई है। सुरक्षा अभियानों की सफलता को अक्सर मारे गए नक्सलियों की संख्या से मापा जाता है, लेकिन इस गिनती के पीछे एक भयावह हकीकत छिपी है, फर्जी मुठभेड़ों की हकीकत। मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों और यहाँ तक कि कुछ पूर्व अधिकारियों ने भी बार बार आरोप लगाए हैं कि सुरक्षा बल निर्दोष आदिवासियों को पकड़कर उन्हें मार देते हैं और बाद में उन्हें खूंखार नक्सली घोषित कर देते हैं। उनके शवों के पास कुछ पुराने हथियार रखकर एक कहानी गढ़ दी जाती है। ऑपरेशन कागर के तेज होने के साथ ही ऐसे आरोपों में भी वृद्धि हुई है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसे संगठनों ने कई मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, जहां गांव के लोगों को जंगल से लकड़ी लाते हुए या बाजार से लौटते हुए पकड़ा गया और बाद में उनकी लाशें मुठभेड़ स्थल पर मिली। बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। इन हत्याओं का उद्देश्य दोहरा होता है। एक तरफ यह सुरक्षा बलों के लिए पदोन्नति और पुरस्कार का जरिया बनता है और दूसरी तरफ यह स्थानीय आबादी में भय पैदा करता है ताकि वे माओवादियों का समर्थन करने की हिम्मत न कर सकें। यह राज्य द्वारा प्रायोजित आतंक का एक रूप है। इस दमन को कानूनी जामा पहनाने के लिए यूएपीए जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है।
यह कानून सरकार को किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर आतंकवादी घोषित करने और उसे बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखने की असीमित शक्ति देता है। इस कानून का दुरुपयोग उन कार्यकर्ताओं, वकीलों, छात्रों और पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं या सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। उन्हें शहरी नक्सली या नक्सल समर्थक का लेबल देकर चुप करा दिया जाता है। यह लोकतंत्र की बुनियादी स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला है। इस संघर्ष में आदिवासी दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं। एक तरफ माओवादी उन्हें अपने संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं, मुखबिर होने के शक में उनकी हत्या कर देते हैं और उनके बच्चों को स्कूलों में जाने से रोकते हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बल उन्हें माओवादी समर्थक मानकर प्रताड़ित करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ यौन हिंसा करते हैं और उन्हें उनके घरों से भगा देते हैं। जैसा कि एक स्थानीय नेता ने कहा था, मारने वाला भी आदिवासी है और मरने वाला भी आदिवासी है। यह एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है जहां राज्य अपने ही सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहा है और अक्सर खुद ही उनका सबसे बड़ा उत्पीड़क बन गया है। हर युद्ध का अंततः बातचीत की मेज पर ही होता है, लेकिन भारत के नक्सली संघर्ष के मामले में शांति एक मृग तृष्णा की तरह लगती है जो दिखती तो है पर कभी हाथ नहीं आती। सरकार का रुख हमेशा से स्पष्ट और कठोर रहा है, पहले हथियार डालो फिर बात करो। सरकार का मानना है कि माओवादी एक आतंकवादी संगठन है जो भारत के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, इसीलिए जब तक वे हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। यह एक सैन्य समस्या है और इसका समाधान भी सैन्य तरीकों से ही किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य इसी नीति को दर्शाता है। दूसरी ओर माओवादी भी बातचीत के लिए अपनी शर्तें रखते हैं। उनका कहना है कि शांति वार्ता और सैन्य अभियान एक साथ नहीं चल सकते। वे सरकार से मांग करते हैं कि वह पहले जंगलों से अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाए, एक औपचारिक युद्ध विराम की घोषणा करे और जेलों में बंद उनके नेताओं को रिहा करे। उनका तर्क है कि जब सरकार एक हाथ से बातचीत का प्रस्ताव देती है और दूसरे हाथ से ऑपरेशन कागर जैसे घातक अभियान चलाती है तो यह एक धोखा है। वे कहते हैं कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यह बराबरी के स्तर पर होनी चाहिए, न कि आत्मसमर्पण की शर्तों पर। इस गतिरोध के कारण शांति के लिए किए गए सभी प्रयास अब तक विफल रहे हैं। अतीत में आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ प्रयास हुए थे, लेकिन वे जल्द ही टूट गए क्योंकि दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति गहरा अविश्वास था। नागरिक समाज के सदस्य, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुछ बुद्धिजीवी लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह अपने कठोर सैन्यवादी दृष्टिकोण को छोड़े और बातचीत के लिए एक अनुकूल माहौल बनाए। उनका मानना है कि यह केवल एक कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि एक गहरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या है जिसका समाधान केवल गोलियों से नहीं हो सकता। 2024-25 में जब माओवादी आंदोलन अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है, कई लोगों का मानना है कि यह बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। कमजोर पड़ा संगठन शायद कुछ शर्तों पर सहमत हो जाए, लेकिन सरकार अपनी सैन्य सफलताओं से उत्साहित है और उसे लगता है कि वह आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने के करीब है। इस सोच में एक बड़ा खतरा है। भले ही सरकार माओवादी संगठन को नष्ट करने में सफल हो जाए, लेकिन जब तक अन्याय, विस्थापन और शोषण के मूल कारण मौजूद रहेंगे, तब तक विद्रोह किसी नए रूप में फिर से सिर उठा सकता है। असली शांति केवल हथियारों के खामोश होने से नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना से आएगी। आज 2025 में जब हम बस्तर के जंगलों की ओर देखते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या यह संघर्ष अपने अंत के करीब है? सरकारी दावे और सैन्य सफलताएं एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जहां नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नेतृत्व का सफाया हो चुका है, कैडर हताश हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र सिकुड़कर कुछ जेबों तक सीमित हो गया है। ऐसा लगता है कि राज्य का लौह पंजा अंततः सफल हो रहा है।
लेकिन क्या जंगल की खामोशी का मतलब हमेशा शांति होता है, या यह एक और तूफान से पहले की शांति है? इस संघर्ष को केवल मारे गए लोगों की संख्या से नहीं समझा जा सकता। नक्सलवाद एक लक्षण है, बीमारी नहीं। बीमारी है अन्याय, असमानता और एक विकास मॉडल जो सबसे कमजोर लोगों को कुचलकर आगे बढ़ता है। जब तक आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाता रहेगा, जब तक उनके जंगलों को खनन कंपनियों को बेचा जाता रहेगा और जब तक उनकी आवाज को अनसुना किया जाता रहेगा, तब तक असंतोष की आग सुलगती रहेगी। हो सकता है कि सीपीआई, माओवादी एक संगठन के रूप में समाप्त हो जाए, लेकिन नक्सलवाद की विचारधारा जो राज्य के खिलाफ हथियार उठाने को उचित ठहराती है, जीवित रहेगी। एक स्थायी समाधान के लिए सैन्य कार्रवाई से आगे देखने की जरूरत है। इसके लिए एक ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करे। इसका मतलब है पेसा जैसे कानूनों को ईमानदारी से लागू करना, जो ग्राम सभाओं को उनके क्षेत्र के संसाधनों पर अधिकार देते हैं। इसका मतलब है भूमि सुधारों को लागू करना और विस्थापितों को उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करना। इसका मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करना जो वास्तव में लोगों तक पहुंचे, न कि केवल कागजों पर रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसका मतलब है आदिवासियों की गरिमा और उनके जीवन के तरीके का सम्मान करना। संघर्ष का समाधान सभी हितधारकों, सरकार, माओवादियों, नागरिक समाज और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय आदिवासी समुदायों के साथ एक सार्थक और ईमानदार बातचीत से ही निकल सकता है। केवल सैन्य जीत एक खोखली जीत होगी। असली जीत तब होगी जब भारत का हर नागरिक, चाहे वह दिल्ली में रहता हो या बस्तर के किसी सुदूर गांव में, खुद को इस देश का एक सम्मानित और बराबर का हिस्सा महसूस करे। जब तक ऐसा नहीं होता, जंगल खामोश नहीं होगा। उसकी प्रतिध्वनि हमें याद दिलाती रहेगी कि न्याय के बिना शांति एक असंभव सपना है।